पाटिल सर की पाठशाला। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है ऋषिकेश पाटिल और आप देख रहे हो पाटिल सर की पाठशाला। तो इस पाठशाला में हम लेने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट मैथ्स का, जिसका नाम है रियल नंबर्स। अब सबसे पहले हम यही समझेंगे कि रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर्स को हिंदी में बोला जाता है वास्तविक संख्या। रियल नंबर्स यानी वो नंबर जिनको हम लिख सकते हैं कॉपी में, जिनको हम राइट कर सकते हैं, है ना, उनको क्या कहा जाएगा, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में भी हमने क्या किया है, दो पार्ट करे। रियल नंबर्स को भी दो भागों में बांटा है, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में हम 8th क्लास में पढ़ा था हमने, इरेशनल के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा। अब इस क्लास में हम इरेशनल के बारे में और जानकारी हम जुटाएंगे कि भाई कौन सा नंबर इरेशनल है या हम कैसे उसको प्रूव कर सकते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है। और इस चैप्टर में हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में भी जानकारी लेंगे कि कैसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं और उनके बीच में क्या प्रॉपर्टी है। और एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी, एक फंडामेंटल थ्योरम भी है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। चलिए अब हम समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें हम ये समझेंगे, यानी ये थ्योरम में ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसे हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो उसका प्राइम फैक्टर यूनिक होगा सिर्फ उसको ऑर्डर को छोड़ के। यानी फैक्टर्स 2 2 2 आ सकते हैं, 3 3 3 ऐसे आ सकते हैं, तो उनके ऑर्डर से लेना देना नहीं, लेकिन उसके हर एक कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे। तो ये फंडामेंटल थ्योरम है, इसी को हम कहते हैं एचसीएफ भी। एचसीएफ इसको नहीं कहते, लेकिन इसी प्रकार से हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं कि कॉमन फैक्टर्स हमको निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, आप इसके बारे में वैसे लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो। एलसीएम आप सभी को पता है कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका थोड़ा सा नाम को डिकोड करेंगे हम। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जिन भी नंबर का हमें निकालना है उन सब में, और मल्टीपल मतलब उसके मल्टीपल। मल्टीपल यानी एक प्रकार से समझ लो ऐसे नंबर जो उसकी टेबल में आएंगे। जैसे 3 के मल्टीपल कौन हो गया, 3 6 9 12, ये उसके क्या हो गए, मल्टीपल हो गए। यानी मल्टीपल सिंपल सा भाषा में हम बोले, मल्टीपल वो नंबर है जिस नंबर में हम कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाए। जैसे कि भाई 15 को हम 3 के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। जैसे हम लिख सकते हैं 3 × 5, तो ये 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, क्योंकि 5 के भी मल्टीप्लाई में हम लिख पा रहे हैं इसको। तो ये होते हैं मल्टीपल। अब यहां पर हमें क्या करना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल जो उन सब का हो, सबके मल्टीपल में आता हो, जिनका हम एलसीएम निकाल। जैसे हमने मान लीजिए 2 नंबर लिए, 2 3 4, 3 नंबर लिए, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो पहले हम इसके मल्टीपल लिख लेते हैं, यानी टेबल अभी एक बार लिख लेता हूं मैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 7 जा 20। 3 की टेबल हम लिखे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। 4 की टेबल लिखे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। तो ये हो गए हमारी तीनों के, हमने 10-10 मल्टीपल लिख लिए। अब इन मल्टीपल में हमें क्या करना है कि ऐसा मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, यानी इन तीनों में आने वाला वो मल्टीपल जो सबसे छोटा हो, उसी को कहा जाता है एलसीएम। अब यहां देखे हम, तो इन तीनों में देखिए 12 12 12 तीनों में आ रहा है। और ध्यान दें, क्या और कोई नंबर है जो तीनों में आ रहा है? अब यहां पर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं 2 की टेबल को और आगे बढ़ाऊं, 22 24, तो यहां पर देखिए 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है। ये भी एक कॉमन मल्टीपल है। देखो कॉमन मल्टीपल एक से ज्यादा हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा कॉमन मल्टीपल चाहिए, सबसे छोटा। तो 12 ही सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है जो तीनों में आ रहा है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 3 4 का 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी ये 12 जो है
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है 2, 3, 4 का। आया समझ में? लेकिन हम इस प्रकार से नहीं निकालते एलसीएम का। आप सबको पता है कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो कि एलसीएम को किस प्रकार से निकाला जाता है। फिर भी हम एक बार समझेंगे। तो इसको कैसे निकालना है आपको देखिए, इसकी ट्रिक क्या है, तरीका क्या है, वो हम समझेंगे कि एलसीएम कैसे निकालना होता है। इसको सबसे पहले जिनका भी एलसीएम निकालना है उसको इस प्रकार से लिख लेना है 2, 3, 4 को। अब सबसे पहले हमें 2 के टेबल से स्टार्ट करना है यानी कि चेक करना है कि जो हमने नंबर्स लिखे क्या इनमें से कोई 2 की टेबल से डिवाइड होता है या 2 की टेबल में आता है क्या। तो देखिए यहाँ पर 2 की टेबल में 2 आता है, तो एक भी इनमें से आ जाए तो 2 से ही हमें स्टार्ट करना है। तो 2 की टेबल में 2 आता है कितनी बार में? 1 टाइम में। जो नहीं आता उसको एज इट इज लिख लेना है। 4 आता है 2 टाइम में। फिर वापस चेक करेंगे क्या 2 की टेबल में इनमें से और कोई नंबर आ रहा है क्या। 1 तो नहीं आता, 3 नहीं आता, लेकिन 2 आता है तो फिर से 2 से करेंगे हम। 1 नहीं आता एज इट इज, 3 नहीं आता एज इट इज, 2 आता है 1 टाइम में। फिर से चेक करेंगे हम क्या 2 की टेबल में और कोई आ रहा है क्या। 1 नहीं आता, 3 नहीं आता, 1 नहीं आता, कोई नहीं आ रहा है। अब आगे की टेबल को देखना है, यानी आगे के प्राइम नंबर्स की टेबल हमें लेनी है। अब देखिए यहाँ पर 2 तो नहीं हो रहा है, तो 3 की टेबल में हम देखेंगे। 3 की टेबल में 1 तो नहीं आता, लेकिन 3 आता है तो हम 3 से करेंगे। अब 1 नहीं आता एज इट इज, 3 आता है 1 टाइम में, 1 नहीं आता एज इट इज। जैसे ही लास्ट में 1, 1, 1, 1 बच जाए, हमारा जो फैक्टर्स निकालने का तरीका है वो हो गया खत्म। यही जो फैक्टर्स है इन्हीं को बोला जाएगा प्राइम फैक्टर्स। यानी हम जो 2, 3, 4 का हम एलसीएम लिखे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 3, यानी 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। देखिए इसका एलसीएम कितना आया 12। तो हमने वो मल्टीपल्स लिख के भी हमने समझ लिया था कि 12 ही इसका एलसीएम है, और हमने इस प्रकार से निकाल के भी देख लिया कि उसका एलसीएम क्या है 12 है। अब हम सीखेंगे एचसीएफ कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ को बोला जाता है भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे एलसीएम को बोला जाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वैसे एचसीएफ को बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां पर हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो भी नंबर का हम निकाल रहे हैं उन सब में, फैक्टर्स यानी वो नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल 12 के फैक्टर्स, तो 12 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है। 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, 6 डिवाइड कर सकता है और 12 डिवाइड कर सकता है। डिवाइड कर सकता है यानी कि पूरी कंप्लीट तरीके से डिविडेशन हो उसका, कंप्लीट डिवाइड हो उसका। तो यहां देखिए 12 को कंप्लीट डिवाइड सिर्फ यही नंबर कर सकते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है फैक्टर्स। क्या बोला जाता है इनको? फैक्टर्स। तो 12 के फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 12। अब देखो मल्टीपल जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं किसी भी नंबर के, लेकिन फैक्टर्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। यानी अब हमें किसी का भी एचसीएफ निकालना है तो उसके जो फैक्टर्स है उनमें ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो उनमें। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 10 और 12 के एचसीएफ निकालना है, तो मैं 10 और 12 के फैक्टर्स लिख रहा हूं। 10 का फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 5 और 10। अब इन दोनों में आपको कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉमन दिख रहा है, यानी दोनों में आ रहा है? सिर्फ अकेला कौन है? 2, और इससे बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए 10 और 12 का जो है एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन इसको निकालने का तरीका भी थोड़ा सा क्या है? अलग है। ऐसे नहीं निकालते। ये तो हमने समझा कि कॉमन एचसीएफ क्या हो। अब देखिए एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है कि जैसे 10 और 12 का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो 10 के भी हमें फैक्टर्स निकालने हैं और 12 के भी हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो वैसे जैसे हम एलसीएम कर रहे थे उसी प्रकार से अकेले 10 को डिवाइड करेंगे हम। तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो जाता है तो 2 से करेंगे। 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम में। अब ये जो नंबर है 5 वो अकेला सिर्फ 5 की टेबल में आता है, इसलिए 5 से कर लेंगे हम। अब 12 जो है 2 की टेबल में आता है, इसलिए 2 से स्टार्ट करेंगे। नहीं आता तो 3 से करते हैं, 3 में नहीं आता तो 5 से करते हैं। अब 2 की टेबल में 12 आता है कितनी बार में? 6 टाइम में। फिर 2 से करेंगे, कितनी बार में आता है? 3 टाइम में। फिर 3 से करेंगे हम, क्योंकि ये 2 से नहीं होगा, 1 टाइम में। अब देखिए 10 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 × 5। वही 12 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 × 2 × 3। अब इन दोनों में जो भी प्राइम कॉमन फैक्टर्स है उनको नोट कर लेना है। अब इन दोनों में सिर्फ क्या है? 2 ही एक कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा कोई नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? हमारा
2 हो जाएगा। आया सबको समझ में? तो ये होता है एलसीएम और एचसीएफ। अब इनसे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है वो हम समझे। अब इनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड वो क्या है कि किसी भी दो नंबर्स का हम एलसीएम और एचसीएफ यदि निकाल रहे हैं तो हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होगा वो उन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर ही होगा। यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी जो भी दो नंबर हम ले रहे हैं उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का यदि आप मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट करो, तो उन दोनों का प्रोडक्ट, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर ही होगा। ये उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे अभी हम कभी ध्यान दें 10 और 12 का हम कभी एलसीएम निकाले, अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं हम कि ये जो प्रॉपर्टी है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है। आपको नंबर्स दिए गए हैं, उनका एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई भी करना है। तो आपको एक मैं तरीका बताता हूं कि आपको क्या करना है, सिर्फ एचसीएफ निकालना है। एलसीएम बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे ट्रिक से, एलसीएम निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है दोनों का। तो 10 और 12 का एचसीएफ तो अभी हमने सीखा था, 10 और 12 का एचसीएफ हम निकाल रहे थे। तो 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम में, फिर 5 की टेबल में 1 टाइम में, फिर 2 से करेंगे 12 आता है 6 टाइम में, 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम में, 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम में। अब यहां पर क्या है, इनका एचसीएफ तो हमें पता चल चुका था कि 10 का फैक्टर्स है 2 × 5 और 12 के फैक्टर्स है 2 × 2 × 3। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है 2, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि 10 और 12 का एलसीएम है, एलसीएम सीधा हम फैक्टर्स लिखेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इसका एलसीएम यदि निकालना है हमें तो क्या करना है, जो भी फैक्टर है जैसे 2, तो 2 यहाँ पर एक बार है, इसके 10 के फैक्टर्स में एक बार है, 12 के फैक्टर्स में 2 बार है। तो जितनी ज्यादा बार होगा उतना हम एलसीएम में लिखेंगे। 2 एक बार यहां पर है और 2 बार यहां पर है, तो 2 बार ज्यादा है इसलिए 2 को हम 2 बार लिख लेंगे। अब ध्यान दें उसके अलावा कौन है, 3 यहाँ एक बार है, यहाँ है ही नहीं, यानी एक बार सबसे ज्यादा है तो 3 भी हम लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 5 देखिए, एक बार इस वाले इसके फैक्टर में है लेकिन इसमें नहीं है, यानी एक बार तो है कम से कम, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे 5 लिख लेंगे। जो भी फैक्टर एक बार है उसको लिख लेना है, उससे ज्यादा बार है, दोनों में से किसी में भी ज्यादा बार है तो उसको लिख लेना है, जितने ज्यादा बार है उतना। जैसे 2 यहाँ पर कितना, एक बार था या 2 बार था, तो 2 बार ज्यादा था इसलिए यहाँ 2 बार लिख लिया मैंने। 3 एक बार था, दोनों में से किसी में भी एक बार हो तो एक बार लिख लेना है। जैसे 5 एक बार था तो एक बार लिख लेना है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। जैसे एलसीएम कितना आया हमारा 60 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया हमारा 2 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दोनों नंबर क्या हमारे 10 × 12। अब 60 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो 120 होगा और 10 और 12 का भी आप मल्टीप्लाई करो तो 120 होगा। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई, LHS इक्वल्स टू RHS, ये हो गया हमारा वेरीफाई। तो इस प्रकार से आप इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अब हम समझेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम से रिलेटेड, यानी इस टॉपिक से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आए हैं, पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तो ये हमें बहुत जरूरी है समझने के लिए। ठीक है, क्या टॉपिक है कि हाउ टू प्रूफ इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल, यानी कि हम कैसे एक इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करें। अब देखिए जैसे कि हमें पता है कि √2, √3, √5 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन इनको प्रूफ कैसे करें कि ये इरेशनल है। अब देखिए यहां पर हमें प्रूफ कैसे करना है, इसके ऊपर ध्यान देंगे हम। इसको हम सीधे इरेशनल प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन देखिए नंबर 2 प्रकार के होते हैं, या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। तो यदि हम ये प्रूफ कर दे कि ये रेशनल नहीं है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इरेशनल है, सीधी सी बात। यानी हमें क्या करना है कि ये प्रूफ कर दे, ये हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये रेशनल नहीं है, ये रेशनल नहीं है, ये प्रूफ कभी हो गया तो फिर क्या होगा, वो इरेशनल ही होगा, क्योंकि नंबर 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल। तो रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो हमें यहाँ पर हम डायरेक्ट इरेशनल नहीं प्रूफ कर पाएंगे,
हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये रेशनल नहीं है। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर आपको पता है 9th और 8th में फिर से हमने पढ़ा था, फिर भी मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए और p और q क्या है, इंटीजर्स है। इंग्लिश में बोले तो रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो रेशनल नंबर में p और q है वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, क्योंकि हमें यही चीज यहां पर दिखेगी जो बताएगी कि ये रेशनल नंबर नहीं है। क्योंकि हर रेशनल नंबर में जो नंबर्स होते हैं p और q, यानी ऊपर फ्रैक्शंस या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वो दोनों क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम। अब को प्राइम क्या होते हैं ये पहले हम समझेंगे। को प्राइम किसको कहते हैं, ऐसे नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, यानी ऐसे नंबर जिनको हम काट नहीं सकते, यानी जो किसी की टेबल में साथ में नहीं आते हैं, उन नंबर्स को कहा जाता है को प्राइम नंबर। तो रेशनल नंबर हम किसको कहते हैं, जिनके p और q वैल्यू यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, को प्राइम हो। और यदि को प्राइम नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, फिर इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो वही चीज हमको प्रूव करना है। अब देखिए एक एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि हम √2 को कैसे प्रूव करें कि वो इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले आप इरेशनल नंबर तो प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको रेशनल नहीं है ये प्रूव कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मान लेना है कि √2 एक रेशनल नंबर है। ये विवादास्पद है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट है, कि गलत बात है कि √2 को मैं रेशनल बोलूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि √2 क्या है, रेशनल नंबर। लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। हमने क्या किया, √2 को रेशनल नंबर मान लिया। अब √2 को हमने रेशनल नंबर मान लिया तो ये √2 जो है रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, यानी √2 जो है उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, √2 को p बाई क्यू के रूप में लिख दिया कि √2 इक्वल्स टू p बाई क्यू। यहां पर आपको लिखना है कि वी नो दैट rational number can be written in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers and p and q are co-prime numbers। ये आपको लिखना है यहाँ पर। अब देखिए मैंने क्या किया, √2 को इक्वल में लिख दिया p by q। अब आपको क्या करना है, इस q को ले जाना है इधर, यानी ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और थोड़ा रीअरेंज करके मैं लिख देता हूं कि p जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, √2q के बराबर। q इसके साथ में मल्टीप्लाई में हो गया तो √2q हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करना है, यानी दोनों साइड स्क्वायर करना है आपको। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो p का भी स्क्वायर हो जाएगा और √2 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा और वो आ जाएगा 2, और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर करने पे p का तो स्क्वायर हो गया। अब √2 का क्या होगा कि √2 का हम यदि स्क्वायर करने जाए तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या 2, और q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम दोनों को स्क्वायरिंग करने के बाद हमको ये मिलता है। अब यहां देखिए जैसे ये p स्क्वायर जो है 2 के मल्टीपल में लिखा है, यानी ये जो p स्क्वायर है ये 2 का मल्टीपल है, यानी p स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है, 2 की टेबल में आता है p स्क्वायर। अब यहां पर एक थ्योरम है, मैथ्स की एक थ्योरम है कि कोई भी स्क्वायर वाला नंबर यदि किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसका सिंपल नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा, यदि बिना स्क्वायर वाला नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या है कि p स्क्वायर यदि 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल होगा। ये हमारी थ्योरम कहती है। मैथ्स की एक थ्योरम है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि कोई भी स्क्वायर वाला नंबर यदि किसी भी नंबर से डिविजिबल है तो उसका सिंपल नंबर यानी बिना स्क्वायर वाला नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड बाय थ्योरम 1.1 we know that by theorem 1.1 p is also divisible
बाय 2। यहां पर हमें क्या समझ में आया कि पी स्क्वायर यदि 2 से डिविजिबल है तो पी भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, यानी पी भी जो है 2 की टेबल में आएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल 16 जो है या 2 का स्क्वायर जो है 4 का स्क्वायर जो है 16 होता है। अब 16 जो है 2 की टेबल में आता है और 4 भी क्या है 2 की टेबल में आता है। ये वही वाली प्रॉपर्टी कि 4 का स्क्वायर भी 2 की टेबल में आ रहा है तो 4 भी क्या आ रहा है 2 की टेबल में आ रहा है। लेकिन यहां ध्यान दे कि जो 4 का स्क्वायर है वो कितनी बार में 2 की टेबल में आ रहा है, 8 बार में आ रहा है 2 की टेबल में। वही 4 जो है 2 टाइम्स में आ रहा है 2 की टेबल में, यानी सेम टाइम में नहीं आ रहा है, यानी सेम मल्टीपल में वो नहीं है। तो यहां पर भी सेम चीज हमें दिखेगी कि पी स्क्वायर जो है 2 की टेबल में क्यू स्क्वायर टाइम आ रहा है, तो क्या पी भी 2 की टेबल में क्यू स्क्वायर टाइम आएगा? नहीं, वो अलग टाइम में हो सकता है, यानी कुछ दूसरे मल्टीपल में वो हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि P जो है 2 की टेबल में C टाइम्स में आता हो। कितने टाइम्स में आता हो? C टाइम्स। आप कुछ भी ले सकते हो, M ले सकते हो, D ले सकते हो, B ले सकते हो, कुछ भी आपके ऊपर अल्फाबेट ले सकते हो। हमने मान लिया कि वो कितने टाइम में आता है? C टाइम में आता है, यानी P जो है 2 की टेबल में C टाइम में है, यानी C मल्टीपल में है। तो P इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई C। अब भी क्या करना है आपको? दोनों साइड स्क्वायरिंग करना है। इसमें भी क्या करना है? दोनों साइड स्क्वायरिंग करना है। यहां समझते हैं हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड आप जब स्क्वायरिंग करोगे इसमें भी तो P का स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर करोगे P का तो P का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर भी होगा और C का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर आप सबको पता है कितना होता है 4, और C का स्क्वायर क्या हो जाएगा C स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब यहां ध्यान दो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पर ध्यान दे तो P स्क्वायर के बराबर 2Q स्क्वायर भी है और P स्क्वायर के बराबर 4C स्क्वायर भी है। तो हम दोनों को इक्वल में पुट कर सकते हैं, यानी 2Q स्क्वायर बराबर 4C स्क्वायर। अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4C स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 4 कट जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा 2C स्क्वायर। अब यहां ध्यान दे कि Q स्क्वायर भी 2 की टेबल में आ रहा है, 2C स्क्वायर यानी 2 का मल्टीपल है, यानी 2 की टेबल में आ रहा है। तो फिर से हम बोलेंगे कि थ्योरम 1.1 के हिसाब से Q स्क्वायर यदि 2 की टेबल में आ रहा है तो फिर Q भी आएगा 2 की टेबल में। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि P भी 2 की टेबल में आ रहा है और Q भी 2 की टेबल में आ रहा है, यानी दोनों के बीच में क्या है? कॉमन फैक्टर है, यानी ये कोई को प्राइम नंबर नहीं है। तो P और Q हमने को प्राइम माना था, जो गलत निकला है। इसका मतलब जो हमने नंबर माना है कि वो रेशनल है, वो रेशनल नहीं है, क्योंकि उसके फैक्टर्स को प्राइम नहीं है। जबकि हमें पता है कि रेशनल नंबर के फैक्टर्स क्या होना चाहिए, यानी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। जबकि यहां पर जो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिए थे रेशनल नंबर के P और Q, वो क्या निकले? को प्राइम नहीं निकले। इसका मतलब हमने जो माना था रेशनल नंबर, वो हमारा एजम्पशन वो क्या था? गलत था। यानी ये जो नंबर है ये क्या है? इरेशनल है। ये रेशनल नहीं तो क्या होगा? इरेशनल होगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हो, आप इरेशनल उसको प्रूव कर सकते हो। इतना मैंने वैसे डिटेल में नहीं लिखा है, आपको सिर्फ समझाया है कि आप किस प्रकार से उसको कोई भी नंबर को इरेशनल प्रूफ कर सकते हो। इसी स्टेप को फॉलो करना है और इरेशनल प्रूफ करना है। बाकी आपको बुक में दिया ही हुआ है कि किस तरीके से आपको लिखना है। यदि आपको समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू। और भी कोई प्रॉब्लम हो उस चैप्टर से लेकर तो आप हमको बिल्कुल बताइए कमेंट सेक्शन में। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हम क्लियर करेंगे। ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, क्योंकि ऐसे ही हम 10th क्लास के नए नए वीडियोस लाते रहेंगे, आपके एग्जाम की तैयारी कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो।